जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष बाहर और आप सुन रहे हैं भाईंदर की आवाज़। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक बागड़ी जी मौजूद थे। और ऐसे भी आज हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में महासभा रखी गई थी। जैसे कि आपको पता है कि मीरा भाईंदर के भाजपा की सरकार ने हमारे अधिकारियों को हनन किया गया है। और ऐसे भी आज हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आज महासभा रखी गई थी। तो आप आइए जानते हैं कि दीपक बागड़ी जी का क्या कहना है इस महासभा के बारे में। सर, क्या कहना चाहते हैं आज की महासभा के बारे में? आज की महासभा को जब पूरी तरीके से देखा जाएगा तो शहर को लूटने के लिए जो नियोजन भाजपा के 69-78 नगर सेवक कर सकते थे, उसका उन्होंने एक रोड मैप तैयार करके रखा था। और उस रोड मैप को, जिससे पूरा साल का बजट पूरे शहर का तय होगा, उसे 1.5 घंटे के अंदर आनन फानन के अंदर अपनी मर्जी के हिसाब से सारे मसौदे पास करके उसे स्थगित कर दिया गया। मीरा भाईंदर शहर के अंदर अगर आप नगर सेवकों का प्लेसमेंट देखोगे भाजपा के द्वारा, जहां जहां पर रीडेवलपमेंट का काम होने वाला है, वहां वहां पर नगर सेवकों के साथ साथ में 7-Eleven के एजेंट को बिठाया गया। आप 2 नंबर प्रभाग में चले जाओ तो वहां पर मदन सिंह जी है, शानू गोयल जी है। आप 3 नंबर में आ जाओ, वहां पर उनका अधिवक्ता तरुण शर्मा है। साथ ही में आप 10 नंबर में आ जाओ, 10 नंबर में महेश मात्रे है। 11 नंबर में चले जाओ, विशाल पाटिल है। 12 नंबर में हसमुख भाई खुद है। 13 नंबर पे संजय तेराड है। 14 नंबर में आप चले जाओगे तो अनिल भोसले और ज्योत्सना असनाले जी है। 15 नंबर में चले जाओ तो भी वही हाल है, नवीन सिंह जी है वहां पर। 16 नंबर में चले जाओ, 17 नंबर में चले जाओ, प्रशांत दलवी। 18 नंबर में आ जाओ तो विवेक उपाध्याय, एक बच्चा बिठा के रखा है वहां पर। ऐसे आप हर एक वार्ड के अंदर चले जाओ। संजय तरतरे, जिनका मीरा भाईंदर शहर के अंदर उत्तन से कोई लेना देना नहीं है, उनको जानबूझ के वहां पर भेजा गया। क्यों? क्योंकि वहां पर अब CRZ की जगह, जो सॉल्ट पैन की जगह है, वहां पर अब रीडेवलपमेंट का इनको प्रपोजल पास करना है। तो इस तरीके से शहर को लूटने के लिए सबसे पहले इसकी तैयारी की गई कि लोगों को कहां पर प्लेस करना है। अब उन लोगों से किस तरीके से शहर को लूटा जाएगा, उसका नियोजन इस महासभा के अंदर किया गया। अगर आप बजट की बात करोगे तो बजट के अंदर बहुत कुछ है बोलने के लिए। बजट के अंदर आप देखोगे तो इन लोगों ने सबसे पहले जो शहर के अंदर जो घर की सुविधा होती है, जहां से घर से कचरा उठाया जाता है, उस घन कचरा प्रकल्प के ऊपर इन्होंने क्या किया, पिछले साल जो बजट था उसका डबल बजट इस साल लागू कर दिया। इन्होंने लिखा कि वहां पर बायो माइनिंग की जाएगी, बायो माइनिंग से फर्टिलाइजेशन किया जाएगा, फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाएंगे, खाद बनाया जाएगा, वहां पर बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा। उस बायोगैस प्लांट के अंदर ये लोग बायोगैस को प्रोसेस करेंगे, उसको फिर पता नहीं कहाँ यूज करेंगे। इतनी सारी चीजें सिर्फ कागज के ऊपर है। आप वहां पर जब उत्तन में जाओगे तो उत्तन का जो डंपिंग ग्राउंड है वो वहां पर अभी एक शूटिंग का लोकेशन बन गया है। कितनी वेब सीरीज हुई है जहां पर उस डंपिंग ग्राउंड को जाकर शूट किया जाता है। उत्तन को आप मिनी गोवा बनाना चाहते हो ना, तो मिनी गोवा के अंदर उत्तन का टूरिस्ट कल्चर हेरिटेज शूट होना चाहिए कि वहां पर जाकर डंपिंग ग्राउंड का शूटिंग होना चाहिए। इन लोगों ने शहर का हाल तो ये करके रखा हुआ है। आप अगर उसके बाद में अगर पानी पुरवठा विभाग की बात करोगे, STP प्लांट्स की बात करोगे, तो शहर के अंदर 13 STP प्लांट है। 11 बन चुके, 2 बन रहे हैं। एक भाईंदर वेस्ट पे जो महानगर पालिका के पीछे ही है, 500 मीटर के अंदर है, वो STP प्लांट बंद है इनका। इसके ऊपर इन लोगों ने हर साल जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसके अंदर से 8% ये लोग वसूल कर रहे हैं। साल का 30 करोड़, मतलब 10 साल में कितना वसूल कर लिया? 300 करोड़। उस 300 करोड़ का आज तक हुआ क्या? क्योंकि एक भी STP प्लांट तो चल नहीं रहे हैं। सारा का सारा अनप्रोसेस पानी ये लोग खाड़ी या मैंग्रोव में छोड़ देते हैं। ज्यादा क्यों जा रहे? खाड़ी पे चले जाओ। खाड़ी पे जहाँ पर गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन होता है, वहां पर डायरेक्टली ये लोग गटर के पानी में विसर्जन कर रहे हैं। इनको तो शर्म आना चाहिए ना हिंदुत्व का नाम लेने के लिए। इसी साल गणपति भगवान का विसर्जन करना था, 4 महीने तक मूर्तियां ग्राउंड पे पड़ी हुई थी, विसर्जन का कोई ठिकाना नहीं था। तो ये तो इनका हिंदुत्व है, ये तो इनकी पॉलिसी है। आप अगर महिला बाल कल्याण विभाग पे आ जाओगे तो 2023 के अंदर महिला भवन जो था एक वो प्राइवेट संस्था को दिया गया चलाने के लिए। अब इसमें मजे की बात सुनो, उस महिला भवन के अंदर इन लोगों ने क्या किया, जो ठेकेदार है उससे करार किया। करार में ये लिखा कि उनके जो भी प्राइवेट एडमिशन होंगे उसका 10% वो महसूल के तौर पे पालिका को देंगे। महसूल के तौर पे जो प्राइवेट एडमिशन होंगे उसका 10% जो फीस आएगा वो पालिका को महसूल के रूप में मिलेगा। पिछले 3 साल के अंदर। सर, ये महसूल क्या होता है? हमारी जनता तो पूरा एकदम क्लियर है। महसूल मतलब रेंट बोल दो आप उसका, प्रॉपर्टी का जो पालिका को रेवेन्यू आएगा, ठीक है, वो रेंट के नाम पे उस संस्था ने पिछले 3 सालों के अंदर एक नया पैसा पालिका को पे नहीं। 3 साल से महापौर निवास, जिसको महिला भवन बनाया गया था, वो फ्री में वो ठेकेदार चलाए जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाजपा की किसी नगर सेविका का करीबी है वो, इसलिए उनको फ्री में ये पूरा जो संसाधन है वो दिया जा रहा है। उसके अलावा इस साल के बजट में अब एक नया महिला भवन बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। जो ऑलरेडी महापौर निवास को आप महिला भवन बना चुके हो, जहां पर से हर साल पालिका उस ठेकेदार को 40 से 50 लाख रुपए का एवरेज भुगतान कर रही है, जो अलग अलग कोर्सेज वो चला रही है।
और उसके बदले में पालिका को एक नए पैसे का फायदा नहीं हो रहा है। साथ ही में उसका जो भी देखभाल है वो भी पालिका कर रही है। पीछे का जो गार्डन मेंटेनेंस उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो महिला समिति को दिया हुआ है। उधर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं उनका पगार महानगर पालिका दे रही है। तो इतनी अगर हमारी दिलदार महानगर पालिका है जो महिला भवन जैसा इमारत फ्री में अगर ठेकेदार को दे सकता है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं चाहता हूँ कि आयुक्त निवास भी जो है वो भी क्या करे, ये लोग ऐसे ही किसी न किसी संस्था को ठेकेदार को दे दे। आयुक्त को भी आने तो रास्ते के ऊपर, आयुक्त का निवास क्यों रखा हुआ है? अगर आप 20,000 25,000 रुपए भी भाड़ा पकड़ते हो, अगर आप कोल्डोने साइड इंद्रलोक साइड जाके अगर कोई नया फ्लैट भी अगर रेंट पे लेने की कोशिश करते हो 25-26,000 रुपए मिनिमम रेंट है। उतना मिनिमम जो घर का भाड़ा है वो नहीं आप वसूल कर पा रहे हो इतनी बड़ी इमारत से, तो ये तो कहीं ना कहीं महसूल का नुकसान करवा रहे। इसके अंदर अधिकारी जिम्मेदार है। अधिकारी के साथ साथ जो इन लोगों ने वहां पर ठेकेदार बिठाया है उसको खुली छूट दी गई है। पालिका के अंदर अधिकारी जो ठेकेदार बैठे रहते हैं। महिला भवन के अंदर आप कभी भी जाओ चारुशीला मैडम से मिलने के लिए, वहां पर वो ठेकेदार बैठा रहेगा उनके पास में। सबसे पहले तो ये हमारे महानगर पालिका हाल है। महानगर पालिका अधिकारी कम ठेकेदार ज्यादा चलाते हैं। उन ठेकेदारों के पास में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसकी अवधि इन लोगों ने बढ़ा दी। प्रॉपर्टी टैक्स हर साल बढ़ाए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर जो फैसिलिटीज लिखी है, आप एजुकेशन सेस निकाल लो, उसके अंदर रोड बेनिफिट टैक्स निकाल लो, सीवरेज बेनिफिट टैक्स निकालो, उसमें से कौन सा बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है? रस्तों की हालत वैसी की वैसी है। पानी जो है 2018 के बाद में एक नया बूंद पानी शहर के अंदर आया नहीं है। पानी अगर शहर के अंदर नहीं आएगा, लोगों के घरों में 40 घंटे 50 घंटे में पानी आ रहा है और आप लोग नई बिल्डिंगों के रीडेवलपमेंट का प्रपोजल पास किए जा रहे हो। पुरानी बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट छोड़ो, नया जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको आप लोग कनेक्शन पे कनेक्शन दिए जा रहे हो। कुछ दिन पहले की आपको घटना बताता हूँ। पिनाकोलो के पास में जहाँ पर सीसीडी बना हुआ है उस बिल्डिंग को एग्जिस्टिंग पाइपलाइन में से कनेक्शन दे दिया और अगले दिन वहां पर लिपापोती करके उसको ढक दिया। मतलब जो पाइपलाइन से पानी उधर की मौजूदा बिल्डिंगों को जाना चाहिए था उसी में से पाइपलाइन काट कर टी शेप में काट कर एक नई बिल्डिंग को कनेक्शन दे दिया। मतलब हमारे पालिका के अधिकारी इतने विद्वान है कि उनका क्या बात कर सकते हैं। अधिकारी जो है इन भाजपा के नगर सेवक आमदार के साथ मिले हुए हैं। अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिछले 1 साल का आप कार्यकाल देख लो। क्रंदमुता नामक एक बच्चे की मौत हुई स्विमिंग पूल के अंदर, उसके ऊपर इन लोगों ने एक समिति बिठाई। उस समिति का रिपोर्ट का है आज तक सादर नहीं हुआ। उस घटना के अंदर जो 2 लोग इन्वॉल्व थे जिनका नाम आया था, मैं नाम लेकर बोलता हूँ, मधुसूदन पुरोहित और करनीचरण, उनको भाजपा ने टिकट देकर नगर सेवक बना दिया। मतलब शहर का दुर्भाग्य इतना है कि जिन लोगों की वजह से किसी मासूम की जान चली गई उस आदमी को भाजपा सरकार ने पुरस्कृत करते हुए उनकी एक की तो बीवी को टिकट दे दिया और एक को खुद को नगर सेवक का टिकट दे दिया। ये हमारे भाजपा का चरित्र है मीरा भाईंदर के अंदर। आमदार के चरित्र की बात तो छोड़ ही दीजिए, पूरा शहर वाकिफ है उनके चरित्र से। तो इस शहर के अंदर अंधेर नगरी और चौपट राज चल रहा है। यहाँ पर अधिकारियों की आंखें बंद है, नेताओं ने उनके ऊपर नोटों की पट्टी बांध रखी है और अपनी मनमर्जी से सब कारोबार चल रहा है। सर, और अभी थोड़े दिन पहले जो काशीमीरा में आग लगी गई थी, ऐसा कहना है कि काशीमीरा आग लगी काशीमीरा में, लेकिन धुआं उसके पूरा मीरा भाईंदर में उठ रहा है। और इसमें ऐसा कहना है कि भाजपा के नगर सेवकों का भी कहीं कहीं मंडप बंधा हुआ है, खाली प्लॉट पे पतरे का शेड मारा हुआ है, तालपत्री मारा हुआ है। क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? अभी आपको नगर सेवकों को छोड़ो, आमदार का बताता हूँ मैं। आप विमल डेयरी पे जाइए, आमदार जी का एक प्लॉट है, वहां पर प्राइवेट मार्केट चल रहा है, भाजी मार्केट, कितने सालों से। उस प्राइवेट प्लॉट के ऊपर हर जो ठेले वाला होता है उससे 160 रुपए की वसूली की जाती है और वो सारा पैसा आमदार के जेब में जाता है। वहां पर इतने सालों से परमानेंट शेड ताड़पत्री बांधी हुई थी। वो तो अभी 2 दिन पहले आग लगी तो कल वहां पर उन्होंने ताड़पत्री हटा दी। तो क्या परमानेंट रहेगा कि वो फिर से 10-15 दिन के लिए खाली सिर्फ दिखाने के लिए निकाला गया? कुछ दिन पहले वहां पर जब पहला आदेश उन्होंने पारित किया था तो उसमें क्या किया था, फेरी वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। क्या हुआ? आज आप देखो सारे फेरी वाले वैसे के वैसे ही बैठे। हफ्ता नया तय हो गया। जो हफ्ता नया तय करना था उसके लिए 2 दिन की दिखावे की कार्रवाई हुई और ये सारा वापस से फिर से खेल शुरू हो गया। शहर के अंदर इतने इलीगल टर्फ बने हुए हैं, उन टर्फ के ऊपर से जो महानगर पालिका को महसूल वसूल करना चाहिए था इतने सालों तक, वो महसूल आज तक वसूल नहीं किया गया। आमदार साहब के खुद का 3 टर्फ चल रहा है, उनके सारे जो चिल्लर पार्टी जो उनके आसपास घूमती है उनके कितने लोगों के टर्फ चल रहे हैं। पहले मंदिर बनाते हैं, मंदिर के पीछे गौशाला बनाते हैं, गौशाला के बाद में वहां पर टर्फ बना के व्यवसाय करते हैं। ये तो इनका पैटर्न है। 7-Eleven क्लब के पास देख लो इनका, वहां पर इनका जो क्लब चल रहा है उस क्लब के बाजू में इनके साले का नया रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसके पीछे उसका टर्फ बना हुआ है, 2 टर्फ बने हुए। उसके बाजू में उन्हीं के पार्टी के एक जो पदाधिकारी केबिन रोड पे रहता है उसका एक और टर्फ बना हुआ है।
तो ये टर्फ बना बना कर इलीगल जमीनों के ऊपर कब्जा करते, वहां पर पहले गौशाला बना लेंगे। टर्फ भी कहीं ना कहीं पत्रे का शेड या तालपत्री से बांधा हुआ है। सबके ऊपर अगर महानगर पालिका से अगर वो परमिशन लेते तो महानगर पालिका को महसूल देना पड़ता है। इसके एवज में क्या होता है, जितने भी टर्फ वाले उनका एक एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन हर एक प्रभाग अधिकारी के साथ में डील करता है कि हमारे एरिया में 15 अगर टर्फ है तो 15 टर्फ के पीछे अधिकारी को इतना पैसा मिलेगा, जो स्थानीय नगर सेवक है वो इतना पैसा लेकर जाएगा। जैसे कि जहाँ पे आग लगी गई थी उसके दूसरे दिन से सब कार्रवाई करना चालू हुए थे, दिखावे की कार्रवाई बोल सकते हैं आप। और वैसे ही मतलब दूसरे दिन से जब सुबह कार्रवाई हो रही थी तो प्रियंका भोसले के 6 नंबर वार्ड में जहाँ कार्रवाई हो रही थी तो वहाँ का ऑनर है या कोई पता नहीं, उसका नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने इसके लिए 25,000 रुपया दी है। ये हम नहीं कह रहे, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो आदमी बोल रहे हैं कि ये बांधने के लिए हमने प्रियंका भोसले ने 3 लाख रुपए की मांग की थी लेकिन हमने 25,000 रुपया दिया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर उन्होंने 25,000 रुपए दिया और अगर प्रियंका भोसले पीछे पहली बार इल्जाम नहीं लगा हुआ है, इसके पहले भी बहुत बार आरोप लगे हुए। दहीसर चेकनाका के पास में जितने भी लेडीज बार चल रहे हैं उन सबको इन्होंने, जैसे प्रियंका भोसले जी ने पदभार संभाला था अप्रैल एंडिंग में या मई के फर्स्ट वीक में पदभार संभाला था, उन्होंने उस समय उन सारे लेडीज बारों को नोटिस पहुंचाया था, सारे रेस्टोरेंट को, सारे जितने भी वहाँ पर मंडप लगे हुए हैं जहाँ पर शेड बंधे हुए सबको नोटिस भेजा था। उनसे उसका कॉपी मांगे ना कि उसके बाद में उन्होंने क्या कार्रवाई की। वहाँ पर एक केमचो बार है, उस केमचो बार के अंदर भाजपा के लोग ही चला रहे हैं, उनको जो चला रहे हैं वो उनको पहचानता भी मैं अच्छे से। वो लेडीज बार के ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई करने के ऑर्डर निकले हुए थे, इन्होंने तब तक कार्रवाई नहीं की जब तक उन लोगों ने स्टे नहीं लेकर आ गया। मतलब इन्होंने वेट किया कि वो होटल वाला जाके पहले कोर्ट से स्टे ले आए, तब तक इन्होंने अपनी कार्रवाई को स्थगित रखा। और जिस दिन स्टे आ गया उस दिन रिप्लाई देते हैं कि भाई इनके पास पे तो कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया, हम लोग यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके बाद में भी वहाँ पर कार्रवाई, पुलिस ने कार्रवाई की और वहाँ से लड़कियों को वहाँ से निकाला गया। तो ये प्रियंका भोसले के ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं, उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। किस बड़े अधिकारी का उनके साथ में संलग्न है, किसका हाथ है उनके सर के ऊपर, किस आमदार का समर्थन है उनको, जिसके वजह से प्रभाग नंबर 6 जो इलीगल कार्रवाइयों का अड्डा बन चुका है मीरा भाईंदर शहर के अंदर। अभी आने वाले दिनों के अंदर आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। आईपीएल स्टार्ट होने के बाद में मीरा भाईंदर शहर के अंदर जितने भी सट्टोरी है उनके मोबाइल नंबर अगर आप चेक करोगे तो उनके मोबाइल नंबर के पीछे 711 आपको दिखेगा। और ये 711 किसकी कंपनी का है ये पूरा शहर जानता है। वो सारे नंबर अगर आप उसको चेक करोगे तो उनका कनेक्शन मिलेगा आपको आमदार साहब के भाई के साथ में। आमदार साहब के भाई का समर्थन है, इसीलिए वो सारे लोग जो इलीगल सट्टोरी मार्केट चला रहे हैं वो सारे खुलेआम व्यापार करते हैं। सट्टे के वजह से मीरा भाईंदर शहर के अंदर यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कितने परिवार ऐसे हैं जिनको मैंने उजड़ते हुए देखा, जो कर्ज के बोझ तले दब के परेशान हो चुके हैं। अब इनका पेमेंट कैसा होता है, आसपास के अंदर जितने भी मोबाइल शॉप वाले वो इनके कलेक्शन एजेंट हैं। बजाज फाइनेंस के नाम पे जाकर वहाँ पर कार्ड स्वाइप करेंगे, कार्ड स्वाइप करने के बाद में लोन उठाएंगे और वो लोन के अंदर वो दुकान वाला भी कमाएगा और वो बेचारा महीने भर तक लोन भरता रहेगा। और इस तरीके से वो लोन लेकर सट्टे का पैसा चुका रहा है। ये मीरा भाईंदर शहर के अंदर चल रहा है, इसका पता सबको है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपी हुई है। लेकिन आमदार साहब के भाई का समर्थन है इसलिए कोई इसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कल से देख लेना आप कितने मोबाइल वाले और कितने ज्वेलर वालों के शॉप के ऊपर लोगों की लाइन लगी होगी, मोबाइल खरीदने के लिए नहीं, जाकर सट्टे का पैसा चुकाने के लिए, क्योंकि ये मोबाइल वाले जो है इनके कलेक्शन एजेंट है। और जैसे कि सर अभी आपने बोला है कि प्रियंका भोसले पे पहले भी आरोप लग चुके हैं, लेकिन कुछ दिन पहले प्रियंका भोसले ने पत्रकारों पर एक लेटर लिखा है पुलिस अधिकारी को कि मेरे बारे में जो गलत गलत अफवाह फैला रहे आप उस पर कार्रवाई करो। लेकिन प्रियंका भोसले पे कार्रवाई क्यों नहीं चल रही है इतना आरोप लगने के बाद भी? तो महापौर मैडम और आयुक्त साहब को देना पड़ेगा। आयुक्त साहब को अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इंद्रलोक में बिल्डिंग गिर जाए, रोड गिर जाता है, रोड धंस जाता है, ठीक है, अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वेस्ट के अंदर नगर भवन के पास में बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्डिंग खाली करानी पड़ जाती है, महानगर पालिका की बिल्डिंग को खाली कराना पड़ा गया, उसके अंदर अधिकारी और ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद में छोटे बच्चे की डेथ हो गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, अधिकारियों की कोई जवाबदारी नहीं। दीपाली पवार के ऊपर एकदम आंख बंद करके विश्वास चल रहा है। दीपाली पवार की अभी भी पोस्टिंग जारी है, उनके ऊपर पूरा महिला बाल कल्याण विभाग, शिक्षण विभाग सब उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन उनकी कोई जवाबदारी तय नहीं है। आरटी का एजुकेशन जो बच्चों के लिए अभी एडमिशन चल रहा था, उस आरटी के एडमिशन को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो इनकी जिम्मेदारी है, जो सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए अधिकारियों को बिठाया जाता है, वो सुविधा कहाँ पर मिल रही है, ये सबसे बड़ा मूलभूत प्रश्न है।
अगर आप लोग अधिकारी अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभाता है तो किस अधिकारी के ऊपर कौन से कायदे के तहत ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण दें। कार्रवाई तो हो ही नहीं रही सर। यही तो बात है ना। जैसे कि अभी मीरा भाईंदर में एक प्रभाग क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जैसे कि महापौर मैडम ने बोला है कि अवैध बांधकाम पर अभी कड़क कार्रवाई की जाए और ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ये कार्रवाई तो हो नहीं रही है। मैंने कुछ दिनों से देखा है कि जो ठेकेदार है वो प्रभाग अधिकारी के ऑफिस में जाके घंटों भर बैठता है। क्यों बैठता है? जब बांधकाम अवैध बांधकाम विभाग मतलब अवैध बांधकाम को जब परमिशन मिल नहीं रही है तो जाके क्यों बैठता हो? आपको अगर इलीगल गाला कंस्ट्रक्ट करना है या उसकी हाइट बढ़ानी है ना, तो भाजपा के 2 नगर सेवक है, उनके एजेंट बन के अपने भाईंदर इसके पट्टे में घूमते हैं। आपको अगर इंडस्ट्रियल लाइन जो गैस गोडाउन की जो गली है वहाँ पर अगर अपना हाइट काले का हाइट बढ़ाना है तो रेट भी तय है। 1 माला बढ़ाना है तो 12 लाख रुपए, 2 माला बढ़ाना है तो 18 लाख रुपए, ये इनका रेट तय है। ये रेट कार्ड के हिसाब से वहाँ पर घूमते हैं। आमदार साहब के साले साहब, ठीक है, उनके आसपास के चंटर पंटर, ये सारे लोगों का ये काम है, ये व्यवसाय है। तो जब आमदार साहब और उनके करीबी लोग जब इस तरीके का काम करते रहेंगे तो अधिकारी कैसे कार्रवाई कर पाएगा? अधिकारी के ऊपर तो अल्टीमेटली इनका ही कंट्रोल है। कल आमदार साहब का मन करेगा, उन्होंने दिलीप डोले के खिलाफ जब कंप्लेंट की थी, क्या हुआ उस कंप्लेंट का? आमदार साहब ने और मंत्री साहब ने दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप किए थे, उसकी चौकसी का क्या हुआ? आमदार साहब को हमारे मंत्री साहब ने, दूसरे मंत्री साहब ने उनको भूमाफिया कह दिया था पत्र के अंदर, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ? अभय योजना, जो शहर के अंदर अभय योजना की बात होती है, महाराष्ट्र सरकार ने शासन पे लागू किया था, उस अभय योजना के बारे में किसको जानकारी है? अभय योजना के नाम पे कितना महसूल इन लोगों ने माफ करवाया, उसका कोई हिसाब नहीं है। महानगर पालिका ने भी खुद ने अभय योजना के तहत और महसूल बढ़ाने के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर आप उसके पेपर वर्क को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी महानगर पालिका में भी जो करार होते हैं उसके ऊपर भी महसूल नहीं भरा जा रहा है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी जा रही है। तो इतना मतलब गोरख धंधा चल रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पूछने वाले लोग धर्म के नाम पे अंधे हो रखे हैं, जनता को इन चीज़ों से कोई पड़ी नहीं है। तो सवाल जो है वो अधिकारियों से ही किया जाएगा कि अधिकारी अपनी जवाबदेही तय करे, और अधिकारी अपना अगर रोल बखूबी निभाएंगे तो थोड़ा बहुत अंकुश इन चीज़ों के ऊपर लग सकता है। सर ये सब देखते हुए आप जनता तो क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं जनता को यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप जब अपना प्रॉपर्टी टैक्स इस बार का भरोगे ना, तो एक बार जरूर उस प्रॉपर्टी टैक्स को ध्यान से पढ़िए कि आप किन किन सुविधाओं के कर भर रहे हैं, उसमें से कौन सी सुविधा आपको मिल रही है। और अगर आपको उस सुविधा नहीं मिल रही है तो आप अगर एक पानी के बोतल के लिए अगर आपसे 5 रुपये अगर वो कूलिंग चार्ज के नाम पे एक्स्ट्रा ले लेता है, आप वहाँ जाकर झगड़ा कर लेते हो, तो आपसे हज़ारों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे गलत तरीके से वसूल किया जा रहा है। कम से कम एक बार आपका आवाज़ उठाना तो बनता है। जैसे कि अभी आपने सुना कांग्रेस पार्टी के दीपक बागड़िया जी ने जो बयान दिया है उसके ऊपर से ऐसा लग रहा है कि मीरा भाईंदर की पूरी महानगर पालिका भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभी आप लोगों को, जनता को तय करना है कि आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट करके बताएं और हमारे साथ देखते रहिए, सुनते रहिए भाईंदर की आवाज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।